तो हम आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लास्ट टाइम ये देख रहे थे कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट, उसमें एक्सेलरेशन किस तरह से होता है ना। अच्छा खैर, अब उस एक्सेलरेशन पे तो हम बाद में आते हैं। अभी पहला क्वेश्चन ये था कि स्टेट हाउ अ स्केलर क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन while vector quantities have direction. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि अंडरलाइन एवरी वेक्टर क्वांटिटी इन द लिस्ट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और बाकी सब स्केलर्स हैं। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ, मास, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो आपने दो क्वांटिटीज को अंडरलाइन किया, आपको एक मार्क मिल जाएगा जी। नहीं, डिस्टेंस स्केलर है। जब वो वेक्टर बनता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्टेंस नहीं कहते उसको। नहीं, डिस्प्लेसमेंट में होती है। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस जो है ना सिंपल ट्रेवलिंग का नाम होता है। और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में आप ये देखते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड फ्रॉम योर स्टार्टिंग पोजीशन। अगर आपने 100 मीटर मिसाल के तौर पर कोई राइट पे गया, फिर 100 मीटर लेफ्ट पर आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, उसने 100 मीटर्स राइट का डिस्टेंस कवर किया और फिर यू टर्न करके वापस 100 मीटर्स आ गया अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो हम कहेंगे कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना वो कितना है, 200 मीटर्स। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 मीटर्स है, क्योंकि ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, अवे नहीं मूव हुआ। तो आपने डिस्प्लेसमेंट में ये देखना होता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट किस डिस्टेंस पर है। और अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। हाँ, फिर हम देखते हैं ना कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 यहाँ गया और 50 रिटर्न कर दिया उसने, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो 50 होगा, राइट। तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट, आपका एंडिंग पॉइंट, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ये सारी एक्सप्लेनेशंस हैं। पहले एक दो पास पेपर्स में आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आगे के पास पेपर्स आप उतना स्पीडीली कर लेंगे, सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। ओके, अब ये कह रहे हैं कि देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इन फिगर 2.1। ये है, देखें आपके ख्याल में कौन सी रिजल्टिंग फोर्स होगी जो इस पे एक्ट कर रही है जी, कौन सी है, ग्रेविटी की। वो असल में वो फोर्स होगी जो इसको कहाँ पुल कर रही होगी, डाउनवर्ड्स पुल कर रही है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर उसको पुल कर रही है जी, अर्थ की तरफ। अब हमें क्या करना है, एक्सप्लेन हाउ द मोशन ऑफ सैटेलाइट, सॉरी क्या पूछ रही, स्पेस की नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी है ना, अर्थ उसको पुल कर रही है। ओके, अब आपको ये बताना है कि एक्सप्लेन हाउ द मोशन ऑफ द सैटेलाइट शोज दैट अ रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और सर्कुलर मोशन जो होती है उसमें नेट फोर्स के तौर पे कौन सी फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है ना। सिंस द मूवमेंट या मोशन ऑफ सैटेलाइट इज सर्कुलर, ठीक है। अब असल में सर्कुलर बता के हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सर्कल का मतलब होता है ना कि एवरी पॉइंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो हम ये बता रहे हैं कि सिंस इट इज मूविंग इन सर्कल, सो इट हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
and a resultant force is acting on it. And a resultant force is acting on it. ओके हमने क्या दो बातें बताई? सर्कुलर मोशन में हम बताना चाह रहे हैं चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वेलोसिटी क्या हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने से ऑब्जेक्ट में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है, और जब भी एक्सेलरेशन होगा देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, क्लियर है ना? ओके अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि स्टेट द कॉज ऑफ दिस फोर्स. व्हाई इज दिस रिजल्टिंग फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट? नहीं, कॉज क्या है? वो तो फोर्स एक्ट करने के बाद हो रहा है ना. फोर्स क्यों एक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ की वजह से. फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं. सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ is the cause or reason of this force. अच्छा, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ये रीजन, ये कौन सी फोर्स होती है, और क्या ये सिर्फ अर्थ में होती है या बाकी किसी जगह भी हो सकती है? देखें, ये वो फोर्स है जो कि एक्ट करती है बिटवीन एवरी टू मासेस. ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का भी कोई मास होगा ना, वो हर दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. तो जैसे यहाँ हम देखें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका मास है, तो सब ग्रेविटेशनल फील्ड रखते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रखते हैं. लेकिन क्योंकि ये मासेस बहुत कम होते हैं, तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, ये हमारे लिए नोटिसेबल नहीं होता, या हम उसको फील नहीं कर पाते. सिंस अर्थ इज अ वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट, तो उसका मास भी जाहिर बहुत ज्यादा है, और जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना, वो भी बहुत ज्यादा होती है, हम उसे फील कर पाते हैं. ठीक है जी. मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं. वेट उस क्वांटिटी ऑफ मैटर पे अर्थ जो फोर्स लगा के उसको पुल करती है ना, वो उसका वेट होता है. तो वेट इज, आपको पता है ना, उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg. तो आप मास को ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वेट पता चल जाता है. और मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस. हाँ, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी होती है. नहीं, जी की, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ की. मास तो हर चीज का डिफरेंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है या अमाउंट ऑफ मैटर होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें लिखा हुआ है फिगर 3.1 shows a door and an automatic door closer viewed from above. ठीक है, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, तो हमें ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये डोर क्लोजर है. ठीक है, और उसके साथ हमें डोर नजर आ रहा है. तो आपने डोर क्लोजर का एक बार जो है ना, वो वॉल पे फिक्स किया हुआ है, और दूसरा जो एंड है वो डोर क्लोजर का, वो डोर के साथ कनेक्टेड है. ओके, डोर की टोटल लेंथ तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक पॉइंट एक्स है, उसका डिस्टेंस हिंज से कितना है? 0.72 मीटर. और एक पॉइंट एक्स पे एक पी हमें एरो बना हुआ नजर आ रहा है, जो कि जाहिर है कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी. अच्छा, अब ये कौन सा टॉपिक होगा आपके ख्याल में? फोर्सेस में कौन सा? ये है मोमेंट ऑफ द फोर्स. ठीक है, बहुत सारी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट क्रिएट करवाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे अगर फोर्स अप्लाई की तो ये इस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करेगा इफ इट मूव्स. ठीक है, लेकिन फर्ज करें आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उस पे आपने जो फोर्स अप्लाई की, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इस पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अगर मैं इस पे यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यूं स्ट्रेट मूव करेगा, लेकिन अगर मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो अब ये इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ द फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये डोर्स, ये तो खैर स्लाइडिंग विंडो है ना, लेकिन अगर ये दूसरी वाली हो जो हिंज से कनेक्टेड होती है, इसी तरह हमारे रेफ्रिजरेटर्स के डोर्स, हमारी गाड़ियों के डोर्स, इन सब के अंदर हम इसी तरह फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक साइड पे किसी हिंज से कनेक्टेड होता है, दूसरे एंड पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ये उस टॉपिक से रिलेटेड है, राइट जी। लैपटॉप, जाहिर सी बात है, ये देखें ये भी एक टर्निंग इफेक्ट है ना, क्योंकि ये नीचे हिंज से कनेक्टेड है और इसकी मूवमेंट, हमारे फोर्स अप्लाई करने पे जो मूवमेंट हो रही है वो टर्निंग इफेक्ट है। ओके भाई, आप लोग यार मुसलसल बातें कर रहे हैं, क्या मसला हो गया? नहीं पढ़ना है तो आप क्लास से चले जाएं। बताएं, पढ़ना तो नहीं है ना, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, फिर क्यों बातें क्यों कर रहे हैं बैठ के, दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मुझसे पूछ लेना। पता है क्या, इसकी वजह से ना सबसे ज्यादा जो पढ़ा रहा होता है ना वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ना तो दो रास्ते हैं, क्लास में बैठ जाएं, चुप करके बैठ जाएं, ताकि मुझे तो परेशानी ना हो। और फिर अगर आपने बातें करनी है तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप बाहर जाके कर लें, कोई मसला नहीं है उसमें। सही है, तो देखें, दो में से एक चीज कर लें कि या तो आप क्लास में बैठ रहे हैं तो चुप करके बैठ जाएं, वरना फिर आप बाहर चले जाएं। क्या करना पसंद करेंगे, बोलें, कोई डिसीजन लें। अच्छा चलें, अब मैं देखता हूँ कितना चुप बैठ जाता है। अच्छा, अब डोर को कनेक्ट किया हुआ है, डोर क्लोजर इससे कनेक्टेड है, वो एक तरफ फिक्स हुआ हुआ है वॉल से। When the door opens and closes, the hinge acts as a pivot, यानी ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड हमारा डोर रोटेट करेगा। अगर opens the door by exerting a force P at point X, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, figure force P is perpendicular to the surface of the door. Figure 3.1 shows that point X is a distance of 0.72 meters along the front of the door from the hinge. The force P is 25 न्यूटन। तो दो बातें हमें गिवन है, एक ये कि फोर्स जो एक्ट कर रही है ना P पे, वो 25 न्यूटन की है, और किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, 0.72 न्यूटन। मोमेंट ऑफ द फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? नहीं, मोमेंट लिख लें इसको, मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट। ठीक है, अच्छा देखें, इन्होंने P के ऊपर आपको एक डॉटेड लाइन बना के दी है ना, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस लाइन पे एक्ट कर रही है, अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो इस तरह की लाइन बनेगी। यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बनाई है ताकि आप हिंज को लोकेट कर लें। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपने यूज करना होता है मोमेंट के फॉर्मूले में। चलें, अब इस इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट द हिंज। तो इस मोमेंट के लिए हम 25 न्यूटन की फोर्स को 0.72 मीटर्स के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। जी, इसका आंसर आ रहा है 18। अच्छा, अब अगर मैं यूनिट नहीं लिखता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे यूनिट लिखनी होगी। न्यूटन यूनिट है फोर्स की, और मीटर्स यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। तो न्यूटन मीटर मोमेंट की यूनिट बनेगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलें। ओके, नेक्स्ट में कह रहे हैं द डोर रोटेट्स अबाउट द हिंज बाय 90 डिग्रीज। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 0.72 meters is 45 meters। सर्कमफेरेंस क्या होता है?
सर्कमफेरेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, जैसे आपके पास ट्राइंगल होती है ना, आप इसकी तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करते हैं तो पेरीमीटर बन जाता है। इसी तरह से ये जो सर्कल है, अगर आप इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ को लेंगे तो वो इसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। हाँ, अब देखें डोर ने किस तरह मूव किया। फर्ज करें अगर डोर इस पोजीशन में था और आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की और उसको आपने रोटेट करवाया और इस तरह रोटेट कराया कि वो अपनी फाइनल पोजीशन के लिहाज से कितना एंगल कवर कर चुका है? 90 का। अब ये जो सर्कल है ना, इसके लिए वो जो 0.72 मीटर्स है वो एज अ रेडियस बिहेव करेगा। और अगर आप ये वाली लेंथ मेजर करेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये आपको गिवन है 4.5 मीटर्स। आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपके पास सर्कमफेरेंस आप पूरे सर्कल का ले लेते हैं। अगर आपने 90 डिग्री पे मूव किया हुआ है तो आप फिर इस तरह यूज करेंगे। अगर आपने उस लेंथ को निकालना है तो 90/360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। इससे जो आंसर आएगा वो ऑलरेडी हमें गिवन है। वो कितना है? 4.5 मीटर्स। अच्छा, अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द डोर बाय फोर्स P। वर्क डन क्या होता है? सॉरी, वर्क डन क्या होता है? फिजिक्स में वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं? Work done is the product of force and the distance covered by the object in the direction of the force. लिखें, work done is the product of force. Work done is the product of force and the distance covered by the object in the direction of the force. In the direction of the force. अच्छा, एक चीज है इसके अंदर, ये जो सर्कमफेरेंस हमें गिवन है ना, ये इस पोर्शन का नहीं है, ये हमें पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है। हाँ, तो अगर हमें इस पोर्शन का चाहिए होगा ना तो हमें इसको डिवाइडेड बाय 4 करना होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ना क्वार्टर ऑफ द सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखें जो डिस्टेंस मूव हुआ वो कितना हुआ? 4.5 डिवाइडेड बाय 4, ये डिस्टेंस मूव हुआ। और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही थी? तो आपका वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स है 25 न्यूटन की और डिस्टेंस है 4.5 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? $28.1। अच्छा, अब इसमें जो हम आंसर देंगे ना फिजिक्स में, एक मिनट में एक बात कंप्लीट कर लूं, वो हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगे। सारे आंसर किस में होंगे? अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। तो अगर आप 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 13 बनेगा, 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 28.1 बनेगा, और हाँ, तो फाइनल आंसर आपका 28 जूल्स होगा। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। जी, आप पूछें। एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जी सर। जी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं जी। डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जी रिया, आप कुछ पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि अगर हमें क्वार्टर निकालना है ना, हाँ,
1/4 करके कर लें, अभी भी हमने 1/4 ही किया ना, 4.54। जी ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं।